हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएचयू वाले। तो आज हम अपने मिडीवल के लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स आप हमारे चैनल बीएचयू वाले पर देख सकते हैं। और अगर आप सीयूटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप बीएचयू वाले को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल बीएचयू वाले पर आपको सारे पीवाईक्यूज़ भी अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अलाउद्दीन खिलजी और उसकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बात की थी और उसके समय में जो भी घटनाएं हुई या फिर जो मिलिट्री उसके एक्सपीडिशन थे और बाकी सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो जब हम वो लेक्चर ले रहे थे तो हमने बताया था कि किस तरीके से जब अलाउद्दीन खिलजी 1296 में देवगिरी के अभियान से वापस लौटता है तो वो पूरा मन बना चुका होता है कि उसे अब सत्ता हासिल करनी है कि किसी भी तरीके से, क्योंकि वो जानता था कि जितना धन वो लेकर वापस लौटा है उससे उसको काफ़ी मजबूती भी मिली है और उसके पास काफ़ी सेना भी थी जिसकी मदद से वो ये सब कर सकता था, मतलब ये सब संभव था। और अलाउद्दीन खिलजी तो उसके लिए ये सब हासिल करने के लिए एक योजना बनाता है। तो जब वो वापस आता है तो वो कड़ा पहुँचता है, क्योंकि वो कड़ा का गवर्नर था। वहाँ जाकर वो योजना बनाता है कि जलालुद्दीन खिलजी को उसके मतलब बुलाया जाए, ये सूचना दी। ये झूठी अफ़वाह उसने पहुँचाई उस तक अपने भाई अल्मस बेग से, ऐसा हम बता भी रहे थे कि वो अब जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसने अपने प्रिय चाचा, क्योंकि वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था, कि उसने उसके खिलाफ एक ऐसा काम किया, उसकी बिना परमिशन के वहाँ वहाँ चला गया है। तो अब वो जीना नहीं चाहता है और अब वो मर जाना चाहता है और ये सब खाना पीना छोड़ दिया, ऐसा सब वो उससे कहलवाता है। और जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि उसको ये भय था कि क्योंकि वो इतना सारा धन लेके आया है, अगर वो मर जाएगा तो क्या पता वो सब उसके हाथ ना लगे। तो ये सब सोचकर जलालुद्दीन खिलजी चाहता है कि ऐसा कुछ हो। तो वो उससे मिलने आता है और जब वो मिलने आता है तो उसकी धोखे से हत्या करवा देता है। तो उसके बाद फिर वो मतलब जलालुद्दीन का रूल कब से कब तक रहा? जलालुद्दीन जो कहाँ कब से 1290 से 1296 तक उसने शासन किया। इसके बाद अब 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। तो कहते हैं कि बलबन के टाइम में जो उसने सल्तनत का क्या किया था, सुदृढ़ीकरण, यानी उसको कंसोलिडेट किया था। यानी कि उसने जो भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी यानी कि विस्तार की जो नीति थी उसने उनको नहीं अपनाया। उसने जो जितना उसका राज्य था, जो जहाँ पे विद्रोह हो रहे थे उनको शांत किया और उनको कंसोलिडेट किया। उसने पूरा अपना कंसोलिडेशन का काम किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय को जबकि साम्राज्यवाद का समय कहते हैं, क्योंकि इसके टाइम पे उसने बहुत एक्सपेंड किया। साउथ में भी इसी के टाइम में पूरे एक्सपेडिशन हो रहे हैं, वहाँ उसने उनको अपने रूल के अंदर लिया। तो इसके समय को इसलिए साम्राज्यवाद का समय कहते हैं। तो स्टेनले लेनपुल जो कि एक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि किसके अलाउद्दीन क्या था? सल्तनत का समुद्रगुप्त। तो स्टेनले लेनपुल ने अलाउद्दीन को सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा है। जो अगर बात करें अलाउद्दीन के आरंभिक नाम की, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी इसका कोई आरंभिक नाम नहीं था, उसको अली गुरशाब के नाम से जानते थे, अली गुरशाब। तो याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी का पहला नाम क्या था, या ये पूछा जाए कि अली गुरशाब किसका नाम था, तो किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। वह 1290 में उससे क्या अमीर तुजुक बना, यानी कि एक नोबेलिटी का, यानी कि जो एक हाई पोजीशन होता है उसने वो होल्ड किया। उसके बाद क्योंकि 1290 में आप जानते हैं कौन जलालुद्दीन यानी खिलजी का शासन आ गया था, तो वो एक अमीर तुजुक बना। और उसके बाद में उसको 1292 में उसको कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी दी गई। कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद वाला क्षेत्र। अब जब जलालुद्दीन खिलजी राजा बना था तो उसने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? हमें ये कमेंट में बताइए। इससे पिछले लेक्चर में ये बता चुके हैं, तो देखते हैं आपको कितना याद है। तो बताइए कमेंट्स में कि जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक लाल महल में करवाया। बलबन के द्वारा जो लाल महल था, जहाँ उसने शासन किया, उसने उस लाल महल में, जिसको क्या कहते हैं? कुश के लाल। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना जो राज्याभिषेक है वो कहाँ करवाया? कुश के लाल में, यानी लाल महल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अलाउद्दीन का जो समय है, हम बता ही रहे थे कि वो साम्राज्यवाद के एक्सपेंशन का एक टाइम माना जाता है, जब उसने अपना पोजीशन को मजबूत बनाया और एक्सपेंड भी किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में कि मंगोल आक्रमण,
यानी कि इसकी मंगोल नीति क्या थी। तो सब जानते हैं कि जब सल्तनत काल में, कब से, इल्तुतमिश के समय से, जब जलालुद्दीन मंगबरनी मंगोलों से भागते हुए इधर भारत की ओर आता है, तब से हमको मंगोलों का उधर एक जो भय था, कि आक्रमण का भय वहाँ बना रहा। उसके बाद जो पहला आक्रमण होता है वो बहरम शाह के समय में हुआ, और इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए। ये सर्वाधिक आक्रमण जो मंगोल के हुए वो किस के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो यहाँ से ये प्रश्न बनता है कि सबसे ज़्यादा जो मंगोल आक्रमण हुए वो किसके समय में हुए, तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। तो अब अलाउद्दीन खिलजी ने उसके लिए क्या, एक अग्रगामी नीति, यानी कि उसने एक मतलब उसने पीछे ना हटकर उनका पूरा अच्छे से सामना करने के लिए एक ऐसी नीति अपनाई, क्योंकि कहीं न कहीं जलालुद्दीन खिलजी वो सिर्फ़ अपने फ्रंटियर को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपनी अपनी सीमाओं को सिर्फ़ रक्षा कर रहे थे। उन्होंने उनको एक ऐसा जवाब नहीं दिया ताकि वो आगे ना बढ़ें। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय उसने रक्त और युद्ध पे जो आधारित उसने नीति अपनाई, और उसका जो फॉरवर्ड पॉलिसी कहते हैं कि अग्रगामी उसकी नीति थी। उसके बाद अगर बात करें तो किसके समय में कौन वो मंगोलों को भेज रहा था, तो मध्य एशिया का शासक दवा खान। दावा खां, वो जो मध्य एशिया में मंगोल शासक था, दवा खां, वो भारत की तरफ उसने मतलब वो चाहता था कि वो भारत को अपने रूल में मिला ले, पूरा प्लान, क्योंकि ये तो विध्वंसक थे ही सारे मंगोल, ये पूरा विध्वंस करते थे। जहाँ इन्हें पता चलता था कि यहाँ कुछ कोई एक सभ्यता है या एक बहुत पैसा है, तो ये लोग वहाँ बस पहुँच जाते थे विध्वंस मचाने के लिए। तो जब 1226-27 में अराउंड जब चंगेज़ खां की मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसके पुत्र दवा खां को का मध्य एशिया का शासन बनाया जाता है। तो दवा खां होता है क्योंकि मध्य एशिया, यानी कि ये जो पूरा भारत के आसपास का ये रूल था उसका, तो वो चाहता था कि भारत में भी उसका शासन हो। तो इस वजह से वो बहुत सारे मतलब मंगोलों को भेजता है सेनापतियों के अंडर, कि वो जाकर हिंदुस्तान पर कब्जा करें या वहाँ जाके अपना वो विध्वंस मचाएं। तो इसके समय में अब एक और चीज़ जो याद रखने की है, ये हम लिख देते हैं, जो पूछ भी लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्या, चलिए अभी हम आगे बताएंगे। इसके समय में जफ़र खान ने जो उसका एक बहुत अच्छा बेहतरीन सेनापति था, सबसे जो क्या बोलते हैं, सबसे मजबूत इसका एक सेनापति, उसने जब अलाउद्दीन का समय में जो मंगोल आक्रमण होते हैं उनका डटकर सामना किया, और उनको मंगोलों को हराया और उनको भगा दिया। तो इसके समय में, यहाँ हम आपको स्लाइड दिखाते हैं यहाँ पे। तो इसके समय में ये 7 या इतने आक्रमण हुए। तो जो पहला आक्रमण हो रहा है वो कब, 1296 में कद्र खां के अंदर, और दूसरा सालदी बेग के अंदर 97-98 में, तीसरा 1299 में कुतलुक ख्वाजा के, और चौथा 1303 में तारकी, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तरकत के अंदर, और छठा 1306 में कबक खां, और सातवां 1307-8 में इकबाल मंदा। तो जो हम बोल रहे थे क्या, चार खां, यानी जो उसके चार प्रमुख खां थे अलाउद्दीन के, उनको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ANUJ। एक ट्रिक है याद करने की। तो उसके चार खां थे, कभी कभी पूछ भी लेता है कौन कौन थे। अल्प खां, नुसरत खां, उलूग खां, यूं उलूग खां, और जफर खां। जफर का जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जफर खां इसके चार खां में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। तो अल्प खां जिनको मलिक संजर के नाम से भी जानते हैं, इसका बहनोई था। और नुसरत खां, उल्लू खां इसका भाई था। हाँ, अलमस बेग, वो एक बारी क्लियर कर लीजिएगा। अब वैसे इसका भाई था उल्लू खां, और जफर खां, ये इसके चार खान थे। तो इनको याद रखिएगा, ट्रिक क्या है, अनुज, इससे याद रखिएगा ANUJ। तो अल्प खां, नुसरत खां, उल्लू खां, जफर खां, तो ये इसके चार खां थे, और आप ये महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर से याद रखिएगा। तो जब ये ज़फ़र खां है, इसकी मंगोल नीति में इसका एक बहुत अहम भूमिका होती है, तो ये भी याद रखें। जो पहला आक्रमण कुतुब ख्वाजा के सॉरी कदर खां के अंडर हुआ, दूसरा ये जो कुतुब ख्वाजा था वो दवा खां का पुत्र था। और इसमें अधिकतम जो सारे अधिकतम क्या, कि हाँ, कि बहुत इतिहासकारों का यही मानना है कि जितने भी मंगोल आक्रमण हुए, इसमें किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की सेना की विजय हुई। उन्होंने उनको हराया और मंगोलों को भगा दिया। और कहीं ना कहीं ये अलाउद्दीन खिलजी का ही एक तरीके से उसका
उसकी एक नीति इतनी अच्छी मजबूत नीति थी कि कि वो धन्यवाद पात्र है कि उसकी वजह से मंगोलों का आक्रमण या जो विध्वंस वो मचाते थे वो भारत में नहीं हुआ, क्योंकि उसने उनको वहाँ से भगा दिया। तो आते हैं वापस इधर ही। तो ज़फ़र खां ने और 1303 में तारगी, जो कि क्या कहते हैं कि 2 माह तक दिल्ली का इसने घेरा डाले रहा। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो अलाउद्दीन से संधि करके वो वापस चला गया था, जबकि कुछ इतिहासकार को ये कहना है कि हुआ ये था कि जब ये तारगी खां के घेरा डालता है, तो जो इस समय पे जो तारगी खां इसलिए मतलब इस समय पे ज़रूरी थे, मतलब इसलिए करता है कि वो कि उसको लगता है कि जो सेना थी वो अलग-अलग अभियानों पे, गुजरात के अभियान ये सब इधर-उधर गई हुई थी। तो जो दिल्ली था वो उस समय पे वहाँ इतना जो आर्मी था उतनी सेना वहाँ पर थी नहीं। तो जब वो ये ऐसा मौका उसको मिलता है तो वो आक्रमण करता है। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो जब आया तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर वहाँ उसके सामने जाता है, और वो एक बुद्धिमत्ता का वो परिचय देते हुए वो कुछ ऐसा नीति अपनाता है कि वो ऐसा करता है कि उन लोगों को लगता है इस तरीके से अपनी सेना को वहाँ खड़ा करता है और सैनिकों को बार बार घुमा के उधर लेके आता है, और बार बार पूरी एक तरीके से अनाउंसमेंट होता है कि इतने सैनिक आ गए हैं, और वो तो उनसे उसको क्या लगता है, वो भ्रम में हो जाता है और उसको लगता है कि इतने सैनिक अगर आ गए, इतनी गिनती हो जाती है, तो उसको पता चलता है कि उससे लगता है कि अब तो ये सामना कर ही नहीं पाएगा। तारगी ये सोचकर कि इतने सैनिकों से वो सामना नहीं कर पाएगा, कि ये तो शायद एक गलत खबर थी जो उसे मिली, कि और वो जो सैनिक बाहर गए हुए थे वो वापस आ गए हैं, और इसी इसी भ्रम में वो वापस चला जाता है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसने यहाँ ऐसी एक नीति अपनाई। तो उसके बाद एक कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए क्या 1304 में सीरी में एक किला बनवाया है, उसको अपनी राजधानी बनाई, उसकी किलेबंदी की। और कहते हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सीरी के किले में जो मंगोलों थे उनके सर कटवा कर लगवा दिए थे, कि जब मंगोल आए और उनको इतनी मारकाट हुई, उन्होंने उसको हराया और उनके सर काटकर उन्होंने सिरी के किले में गड़वा दिए, इसलिए इसको सिरी का किला यानी सिरी का किला भी कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण ये बात है, मलिक नायक एक हिंदू उसका सेनापति था, जो जो उसकी सेना में था, उसने भी मंगोलों को हराया था। याद रखिएगा, अगर हिंदू एक सेना नायक की बात आए तो वो कौन, मलिक नायक, जिसने मंगोलों को हराया था। आगे चलते हैं। तो ये थी उसकी मंगोल नीति। उसके बाद वैसे आप मंगोल नीति अगर आप जब ये पढ़ेंगे तो आप इनका क्रम भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि को पता है कि प्रश्न कैसे बन रहा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप कालक्रम यानी कि डेट्स याद रखिए, ताकि अगर कोई ऐसा प्रश्न बनता है तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। ये हिंदी में सॉरी इंग्लिश में स्लाइड है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के भारत के अभियान, जिसमें वो उत्तरी भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान हम दोनों देखेंगे। तो इसको आप याद करने के लिए ये भी पूछ लेता है कि अगर बात आए कि जो उत्तरी भारत में जो इसके अभियान है उसको आप कैसे याद करेंगे, गुर ची मा, जिसमें गुर मतलब गुजरात, र रणथंबोर, ची से चित्तौड़, मा से मालवा, यानी कि गुर ची मा। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले गुजरात का जो आक्रमण वो करता है वो 1299 में होता है, और ये इसका कहते हैं सुल्तान बनने के बाद इसका कौन सा पहला अभियान था जो 1299 में हो रहा है। उसके और इसमें इसके ये दो खान, कौन, उल्लुक खां और नुसरत खां, इन्होंने जो गुजरात की जो राजधानी थी अनिलवाड़ा या पाटन, उसको लूटा, और वहाँ का जो शासक था कौन, कर्ण द्वितीय। याद रखिएगा कि कौन शासक था। महत्वपूर्ण है कि तारीख कब जो आक्रमण है उनका, उनके डेट्स वो याद रखिए, वहाँ का शासक कौन है ये याद रखिए, और कुछ जो और महत्वपूर्ण बातें हैं जो इसमें हम दिए हैं उन बातों पर ध्यान रखिए। तो याद रखिएगा कौन शासक था उसने, कर्ण द्वितीय, बघेल शासक कर्ण द्वितीय। और उनकी पत्नी कमला देवी, जो कि उनके हाथ लग गई थी, और अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह करता है और उसको क्या टाइटल देता है, उपाधि, मल्लिकाए जहाँ की। तो कर्ण देवी ने अपनी पुत्री फिर जो कर्ण देवी सॉरी कमला देवी के साथ विवाह, हाँ, कर्ण तो जो था राजा था कर्ण द्वितीय, वो अपनी पुत्री देवल देवी के साथ ये कहाँ चले जाते हैं, देवगिरी भाग जाते हैं और वहाँ शरण लेते हैं।
यहाँ पे एक और बात आती है मलिक काफूर, जो उसका एक बहुत महत्वपूर्ण सेना नायक था, और इसके बाद में अलाउद्दीन की खिलजी के बाद जो राजनीति थी, या जो उसकी मृत्यु के बाद जो राजनीति में इसका बहुत बड़ा हाथ था। और ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ इसको मिला है? कब जब गुजरात के अभियान के लिए जाता है तो तब इसे मिलता है। और ये क्या कहते हैं कि इसको 1000 दिनार देकर उसने किसने नुसरत खान ने खरीदा था। और इसको इसलिए क्या कहते हैं, 1000 दिनारी भी कहते हैं। और ये क्या था? ये एक हीजरा था, और ये एक हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, इनकी कन्वर्ट था। ये पहले हिंदू था, फिर मुसलमान बना। तो ये याद रखिएगा कि मलिक काफूर कहाँ, गुजरात के अभियान के समय उसको मिला, और उसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात का अभियान, महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में। आप यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इससे आगे रणथंभौर का अभियान, जो कि कब 1301 में हुआ। इस समय जो रणथंभौर का जो हमको इन्फॉर्मेशन है, इनकी इसके बारे में जो सोर्स है, कहाँ से हमको पता चलता है, तो इसके दो महत्वपूर्ण सोर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं वो हैं जोधराज का हम्मीर रासो और नैनचंद सूरी की जो हम्मीर महाकाव्य है। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। और क्योंकि अक्सर जो पेपर है उसमें पूछ लेता है कि ऑथर या उसके मतलब बुक्स के बारे में पूछ लेता है, तो आप ये भी याद रखिए। और ये अगर किससे जुड़ा हुआ है ये प्रश्न बने, तो ये किससे? रणथंभौर अभियान से। कौन सा? जोधराज का हम्मीर रासो और नयनचंद सूरी की हम्मीर महाकाव्य। तो ये दो मुख्य एक स्रोत हैं जहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। और अगर प्रश्न बने कि क्या क्या वजह थी, किस वजह से उसने रणथंभौर पे अपना मतलब अभियान, तो एक कह सकते हैं कि एक तो वजह ये बन गई था, तो उसका खैर एक्सपेंशन का ही एक उसकी नीति थी। तो मोहम्मद शाह और कहबू, जो कौन थे? मंगोल सेनापति थी। कहते हैं कि उन्होंने वहाँ शरण ली थी, इसी वजह से वो जो अलाउद्दीन खिलजी है वो रणथंभौर पर 1301 में, कब? 1301 में वो उस समय वहाँ पर अटैक करता है। इस अभियान में भी कौन? नुसरत खां और उल्लू खां, ये दो महत्वपूर्ण उसके सेनापति थे, जिन्होंने अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस समय में अमीर खुसरो, जो एक बहुत बड़ी लिटरेरी फिगर है इसके टाइम की, और ये इनके दक्षिण अभियानों में भी इनके साथ थे। और इस जब मतलब रणथंभौर के अभियान में साथ थे। और इनकी एक महत्व पुस्तक है क्या? तारीख अलाई या खजाइनुल फुतू, जिसमें इन्होंने किसके? जोहर जो एक प्रथा थी, जिसमें जो राजपूत स्त्रियाँ होती थी वो आग में कूद जाती थी, आत्मदाह कर लेती जब कोई ऐसा आक्रमण होता था। तो इसमें पुस्तक में उसके बारे में वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि कौन रानी थी? वो रंग देवी, जिन्होंने जौहर किया था। रणथंभौर अभियान में जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो एक खां था महत्वपूर्ण, नुसरत खां, वो मारा गया था। और इस कहते हैं कि दो मंत्री रणमल और रतिपाल, इनकी मदद से या इनको अपनी तरफ मिला लिया था, इसलिए वो उसके किले पर अधिकार कर पाया। तो ये रणथंभौर अभियान था, जो कहाँ कब 1301 में हुआ। इसके बाद अगर देखें इंग्लिश में, तो ये इंग्लिश में स्लाइड है, आप यहाँ देख सकते हैं। चित्तौड़ अभियान, इसके बाद चित्तौड़ गुरचीमा यानी कि ची से चित्तौड़ अभियान, जो कि 1303 में हो रहा है। और इसने कहते हैं कि जब उसने चित्तौड़ को जीता 1303 में, तो इसका नाम क्या कर दिया? खिजराबाद। किसके नाम पर? अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर, जो उसको बहुत प्रिय था, उसके नाम पर उसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और अमीर खुसरो चित्तौड़ अभियान में वो उस समय भी उसके साथ साथ था। और इससे भी हमें उसकी जो पुस्तक है खजाइन फतू, उससे हमें किसके? चित्तौड़ अभियान के बारे में पता चलता है। और इसके दो प्रसिद्ध सेना नायक कौन? गोरा और बादल। ये जो प्रसिद्ध मतलब सेना नायक है, ये राणा रतन, और हाँ, शासक कौन है उस समय पर? राणा रतन सिंह। इसके जो प्रसिद्ध सेना नायक थे, ये इनका भी नाम आता है, तो इसे भी याद रखिएगा। और आमिर खुसरो के बारे में कि ये हिंदी कविता लिखने वाले पहले मुस्लिम कवि थे। जो अगर बात है कि प्रथम मुस्लिम कवि कौन थे जो हिंदी में कविता लिखते, तो आमिर खुसरो। एक जो हम प्रकरण है पद्मिनी प्रकरण, उसके बारे में हमें किससे पता चलता है? खजाइनुल फतू से। इस खजाइनुल फतू पद्मिनी प्रकरण से हमको पता चलता है। एक आप जानते होंगे, एक मूवी भी बनी थी पद्मावत, तो वो भी इसी पर बेस्ड। तो पद्मावत की जिसकी किसने रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। वो खजाइनुल फतू से ही लिया गया है। तो और ये कब का है? 16वीं शताब्दी का। तो ये चित्तौड़ अभियान कब? 1303 का है। यहाँ ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम देखेंगे मालवा अभियान कि गुरजीमा मालवा अभियान जो कब हुआ था 1305 में। तो मालवा अभियान में जो सेनापति था वो कौन था उसका, आइनुल मुल्क। 1305 में अलाउद्दीन के सेनापति आइनुल मुल्क ने कौन मालवा यानी मांडू को जीता। और मालवा के शासक उस समय पे कौन थे, महलक देव। और उनका सेनापति हरनंद कोका इनका नाम आता है, तो ये याद रखिएगा कि उस समय शासक कौन था, महलक देव। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो सीमा थी वो फिर से व्यास नदी से बढ़कर कहाँ, सिंधु नदी तक पहुंच गई। जो कब, जो पहले जो क्योंकि कमज़ोर शासकों के समय में जब आक्रमण हुए तो वो कहाँ, सिंधु नदी से व्यास तक पहुंच गई थी। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के समय में फिर से व्यास नदी से बढ़कर सिंधु नदी तक पहुंच गई। इसके बाद रुकिए, इस तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमने अभी देखे जो अलाउद्दीन के जो पूर्वी अभियान थे, उत्तरी अभियान, वो हमने देखे। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान, वो हम अब उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर बात करें तो पहले भी हम बताए थे कि 1296 में जब वो देवगिरी पर आक्रमण करता है तो वो पहला एक ऐसा मुस्लिम मतलब आक्रमणकारी था जो क्या साउथ में गया था, दक्षिण में जाने वाला एक पहला आक्रमणकारी था 1296 में। लेकिन उस समय वो राजा नहीं था। तो और लेकिन उसके बाद जब वो राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, तो उसके बाद अपनी वो एक नीति बनाता है और दक्षिण की तरफ भी फिर वो बढ़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी दक्षिण राज्यों की तरफ, तो वो क्या करता है कि वो उनको सिर्फ अपने राज्य में मिलाकर क्या करता है कि सिर्फ उनको अधीन कर लेता है, यानी कि वो अधीन करता है, उनसे टैक्स लेता है, राजस्व लेता है, उनको अपने राज्य में मिलाता नहीं है। लेकिन हाँ, वो अपने अंदर उनको मतलब एक सर्जेंटी उनसे एक तरीके से उनसे एक्सेप्ट करवाता है ताकि वो उसके इन्फ्लुएंस में रहे। पर लेकिन उनको सीधे ना मिलाकर, क्योंकि साउथ में एक उनको सीधे मिला लेना यानी कि एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है। तो इस वजह से वो उनको सिर्फ अधीन कर लेता है। देखिए इसमें क्या कहता है कि उसने क्या, सर्जेनिटी यानी अधिराजत्व का नीति अपनाई। प्रभुत्वता यानी सोवर्निटी की ना अपनाते हुए क्या, अधिराजत्व यानी कि सोवर्ण उनको नहीं, यानी कि सोवर्ण नहीं था वो उनके ऊपर, लेकिन वो सर्जेनिटी में उनको अपने अंडर रखा, यानी कि सिर्फ अपना अधीनता स्वीकार करवाई, उसमें उन्हें अपने राज्य में मिलाया नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जो विंध्याचल की पहाड़ियाँ उनको पार करके वो साउथ की तरफ मूव किया। अलाउद्दीन खिलजी 1292 में किस कहाँ, भिलसा पर आक्रमण किया था। और जहाँ से वहीं से उसको कहाँ, साउथ में यानी देवगिरी के जो शासक थे, जो उनके बारे में पता चलता है, पता वहाँ के जो जितना उनका ट्रेजर है, यानी कि कितने रिसोर्सेज हैं या सब चीज़ के बारे में उसको पता चलता है। तो इसीलिए वो वहाँ पर जाता है। तो कब, वो भिलसा के आक्रमण पे। और भिलसा का आक्रमण कब हो रहा है, 1292 में। अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिण अभियान है उसके जो सोर्स हैं वो क्या है, जो अमीर खुसरो हैं उनकी खजाइन उल फतूह और बर्नी की जो किताब है तारीख फिरोज शाही, उससे हमको पता चलता है। याद रखिएगा, बर्नी की पुस्तक तारीख फिरोज शाही और आमिर खुसरो की खजाइन फतूह, उससे हमें अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों के बारे में पता चलता है। तो अगर दक्षिण अभियान का जो सबसे आधिकारिक अगर वर्णन की बात करें वो आमिर खुसरो का है। क्यों, क्योंकि वो उस समय जब दक्षिण अभियान थे तो वो आमिर खुसरो उनके साथ थे, तो उनका कह सकते हैं कि उनका फर्स्ट हैंड रिकॉर्ड है, क्योंकि उन्होंने सामने से देखा था। तो इसलिए उसको सर्वाधिक आधिकारिक उसका सोर्स माना जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिलायबल अगर सोर्स है तो वो आमिर खुसरो की खजाइनुल फतूह। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ आक्रमण किया था। इससे पहले आप देखिए स्लाइड इंग्लिश में भी है। ये जो दक्षिण के राज्य जहाँ पर उसने आक्रमण किया था वो है देवगिरी के यादव, वारंगल के तेलंगाना के ककतिया और द्वार समूह के हौसल और मदुरा के पांडे। इसको भी आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जिसमें देवा हो पा, दे वा हो पा, देवा यानी देवगिरी, सॉरी देवा से दे मतलब देवगिरी, व यानी वारंगल, हो होशियार और प से पांड्या। ये देवगिरी के यादव, जहाँ के शासक कौन है, रामचंद्र जी। और ये कब हो रहा है, 1306-7 में ये आक्रमण हो रहा है। वारंगल के काकतीय जो रूलर कौन है, प्रताप रुद्रदेव। और ये कब हो रहा है, 1308 में। उसके बाद द्वार समुद्र के होशियार वीर बल्लाल तृतीय वहाँ के शासक हैं, और ये कब हो रहा है, 1310 में। और उसके बाद मदुरा के पांड्य, जो हाँ कौन शासक है, वीर पांड्य। और ये कब होता है, 1311 में।
तो ये टाइमलाइन है। और यहाँ से जब यहाँ देवगिरी जाता है तो ये शासक उसको क्या देते हैं, कोहिनूर। जो कोहिनूर हम एक जो हीरा है वो कहाँ से मिला, देवगिरी के यादवों से। तो ये आप याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ जो कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, और ये ट्रिक आप इसके थ्रू याद कर सकते हैं, देवा होपा बहुत आसानी से आपको याद रहेगा क्योंकि क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए अक्सर आ जाता है। तो आप यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। और कब हो रहा है ये टाइम ये है, और कौन शासक है वो भी, ये सब आप, तो ये थे उसके दक्षिण अभियान। तो आज हम अलाउद्दीन खिलजी की मंगोल नीति, उसके जो अभियान थे उनके बारे में पढ़े। इससे आगे हम उसकी बाजार नीति, उसके सैन्य नीति और उसके जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उसने मतलब रिफॉर्म्स लेके आए थे उन सब के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और बाकी जो उसके अलाउद्दीन खिलजी के सक्सेसर्स उनके बारे में भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा वो आप हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।